हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है डाइंग डिक्लेरेशन अर्थात मृत्युकालिक कथन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है कि सदैव सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए। अगर वह मौखिक है तो प्रत्यक्ष होना चाहिए और अगर दस्तावेजी है तो प्राथमिक। और मौखिक साक्ष्य जो है वो सदैव प्रत्यक्ष होना चाहिए और अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता। अनुश्रुत साक्ष्य क्या होता है? अनुश्रुत साक्ष्य का अर्थ है सुना सुनाया साक्ष्य। जैसे ए ने बी को कुछ कहा, बी ने आगे जेड व्यक्ति को वही फैक्ट बताए जो ए ने उससे कहे। ये सुने सुनाए साक्ष्य कहलाते हैं, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होते। सुने सुनाए साक्ष्यों को वैसे तो ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि एक सुनी सुनाई बात रह जाती है। ये ए ने बी को कुछ कहा, बी ने आगे सी को कुछ कहा, तो ये इसमें उतना सत्यता नहीं रह जाती, इसलिए सुने सुनाए साक्ष्य या अनुश्रुत साक्ष्य जो है ग्रहण नहीं किए जाते। किंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती है जिनमें अनुश्रुत साक्ष्य भी ग्राह्य हो जाते हैं। ये अनुश्रुत साक्ष्य क्यों ग्राह्य होते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है कि हमें आवश्यकता पड़ जाती है ऐसे साक्ष्य को ग्रहण करने की। इसलिए आवश्यकता के आधार पर ऐसे साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य जो है वो ग्रहण कर लिए जाते हैं। अनुश्रुत साक्ष्य किन परिस्थितियों में ग्रहण किए जाते हैं? ये जो परिस्थितियाँ हैं जैसे रेश चेष्टे, स्वीकृति, सह-स्वीकृति, मृत्युकालीन कथन, इनमें ये अनुश्रुत साक्ष्य जो है ग्रहण हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मृत्युकालीन कथन या डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। डाइंग डिक्लेरेशन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मृत्युकालिक अर्थात ऐसे व्यक्ति के किए गए कथन जो कि मृत्युशैया पर है। वैसे एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन की परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के खंड 1 में ऐसे मृत्युकालीन कथन की सुसंगति और ग्राह्यता के बारे में बताया गया है। सेक्शन 32(1) कहता है कि जब किसी मामले में किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो जाता है तो मृत व्यक्ति का कथन जिसमें उसने अपनी मृत्यु का कारण या उन परिस्थितियों को बतलाया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, सुसंगत है। उक्त कथन सुसंगत होगा चाहे कथन करने वाले को कथन करते समय मृत्यु की प्रत्याशंका भी न रही हो और चाहे उस कार्यवाही की प्रकृति कैसी भी रही हो। जैसे ए ने मरने से पहले कथन किया कि बी ने मुझ पर चाकू से हमला किया है। ए का ये कथन बी के विरुद्ध सुसंगत होगा। और धारा 32 के मुख्य भाग व खंड 1 को साथ पढ़ने से जो मृत्युकालीन कथन की परिभाषा समझ में आती है वो हम देखते हैं कि मृत्युकालीन कथन जो है किसी ऐसे व्यक्ति का लिखित या मौखिक कथन है जो मर गया है तथा जिसने अपने कथन में अपनी मृत्यु के कारण को बताया है या उन परिस्थितियों को बताया है जिनमें उसकी मृत्यु हुई है, चाहे कथनकर्ता को कथन करते समय मृत्यु की आशंका रही हो या नहीं रही। अब हम देखते हैं कि मृत्युकालीन कथन ग्रहण क्यों किए जाते हैं। ऐसा क्या रीज़न हो जाता है कि मृत्युकालीन कथन जो कि अनुश्रुत साक्ष्य है तो उन्हें ग्रहण करने का क्या कारण हो जाता है, हम ये देखते हैं। पहला कारण ये है कि आवश्यकता के आधार पर हम डीडी को ग्रहण करते हैं। डीडी अर्थात डाइंग डिक्लेरेशन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं कि सिर्फ मृतक जो है वो एकमात्र चश्मदीद गवाह होता है और उसके कथन को ग्रहण नहीं करने से न्याय का उद्देश्य जो है वो प्रभावित होता है और न्याय नहीं हो पाता। इसलिए एकमात्र चश्मदीद गवाह होने की वजह से और आवश्यकता के आधार पर डीडी को ग्रहण किया जाता है। सेकंड जो है वो सत्यता की गारंटी के आधार पर भी हम डीडी को ग्रहण करते हैं। कैसे? न्यायाधीश लस्ट जो है उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति जो तुरंत ही अपने निर्माता या ईश्वर के समक्ष जा रहा हो वह अपनी जबान पर झूठ लेकर न जाएगा। आर्नल्ड कहते हैं कि मरते हुए व्यक्ति के अधरों पर सत्य का वास होता है और शेक्सपियर कहते हैं कि वे सच बोलते हैं जो तकलीफ़ में होते हैं। और इस प्रकार ये माना जाता है कि जो मर रहा है वो व्यक्ति सच बोल रहा है। इस सत्यता की गारंटी के आधार पर भी हम डाइंग डिक्लेरेशन को ग्रहण करते हैं।
तीसरा आ जाता है कि अन्य साक्ष्यों की कमी की वजह से भी हम डाइंग डिक्लेरेशन को, मृत्युकालीन कथन को ग्रहण कर लेते हैं कि अन्य कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, तो जो मरने वाला व्यक्ति है उसने जो अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या अपनी उन परिस्थितियों के बारे में अगर कुछ बताया है तो उसको हम ग्रहण कर लेते हैं अन्य साक्ष्यों की कमी की वजह से। तो ये ग्रहण करने के कारण हो सकते हैं डीडी की। अब हम देखते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन की शर्तें क्या होती हैं। इसमें आता है, पहला है कि इसमें कथनकर्ता की मृत्यु हो गई हो, अर्थात कि जो जिसने डाइंग डिक्लेरेशन किया है उसकी मृत्यु होना ज़रूरी है। अगर उसकी मृत्यु नहीं होती तो उन कथन का क्या होता है, अब उसने कथन तो कर दिए लेकिन वो बाई चांस वो सही हो गया, डॉक्टर के पास गया और सही हो गया, तो फिर उसका इस डीडी का क्या महत्व रह जाएगा। इसके संबंध में एक केस आया राम प्रसाद बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें कहा गया कि यदि कथनकर्ता की मृत्यु नहीं होती है तो ऐसा कथन धारा 32(1) में सुसंगत ना होकर धारा 145 में ऐसे कथन से उसका खंडन हो सकता है और सेक्शन 157 से उसकी संपुष्टि में इसका यूज किया जा सकता है। दूसरी जो शर्त है वो ये है कि कथन जो है उसका अपनी मृत्यु के कारण के बारे में होना चाहिए या संहार की उन परिस्थितियों के बारे में होना चाहिए जिनके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। अब मृत्यु का कारण तो स्पष्ट है सबको, लेकिन संहार की परिस्थितियाँ क्या हो सकती है ये हम देखते हैं। संहार की परिस्थितियाँ ये है कि कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है जो मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण नहीं होती, लेकिन वे परिस्थितियाँ मृत्यु से निकटतम रूप से संबंधित अवश्य होती हैं। इसके संबंध में जैसे संहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाले ऐसे केसेस आए हैं कई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जिसमें पता चला, जिसमें उसके व्यक्ति द्वारा किए गए कथन को डीडी माना। इसमें पहला केस शारदा बिरदीचंद बना महाराष्ट्र राज्य का। इस केस में क्या था कि जो लड़की थी उसको ससुराल वाले दहेज की मांग के लिए तंग करते थे और मारते थे, तो उस लड़की ने अपने मम्मी पापा को एक लेटर लिखा था और उसमें इस बारे में बताया था, जिक्र किया था कि मुझसे दहेज की मांग के लिए मेरे साथ क्रूरता की जाती है। तो उस लड़की ने बाद में सुसाइड कर लिया था। तो मृतका द्वारा जो पत्र लिखे गए थे उनको धारा 32(1) में डाइंग डिक्लेरेशन माना और ग्रहण किया गया। उसके बाद क्योंकि ये संहार की जो प्रकृति को स्पष्ट कर रहे थे कि उसकी मृत्यु का कारण ये दहेज की मांग या उसके प्रति की गई क्रूरता ही थी। दूसरा केस आया पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। इस केस में जो प्रीवी काउंसिल का केस है ये, इसमें जो पाकला नारायण स्वामी थे उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि मैं फलाने से पैसे लेने जा रहा हूँ। उसके पश्चात 2-3 दिन तक उसका कुछ अता पता नहीं चला और उसकी लाश एक ट्रंक में मिली। तो प्रीवी काउंसिल ने कहा कि उसके द्वारा अपनी पत्नी से कहे गए कथन जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन होंगे और ग्रहण किए गए। उसके बाद तीसरी जो शर्त हम देखते हैं वो है कि मृत्यु की आशंका होनी ज़रूरी नहीं है। जो अंग्रेजी लॉ है उसमें तो ये कहते हैं कि मृत्यु की आशंका होनी ज़रूरी है, किंतु भारतीय विधि में ये नहीं माना जाता और ये कहते हैं कि मृत्यु की पूर्व आशंका या प्रत्याशंका होनी आवश्यक नहीं है। पाकला नारायण स्वामी का केस हम इसके संबंध में ले सकते हैं क्योंकि उसको कोई आशंका नहीं थी, वो सिर्फ पैसे लेने जा रहा था। उसको ये पहले से नहीं पता था, ये आशंका नहीं थी कि मुझे मार दिया जाएगा। तो ये इस केस में ये कहा गया कि जो है मृत्यु की प्रत्याशंका होनी भी ज़रूरी नहीं है। और जो फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि कथन जो है वो पूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। जैसे 32(1) में कहा गया है कि अगर आधे अधूरे वर्ड बोल के व्यक्ति मर जाता है तो फिर वो जो है डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। एक केस आया अब्दुल सत्तार बना मैसूर राज्य। इसमें व्यक्ति ने मरते हुए कहा कि जब मैं घर जा रहा था तब अब्दुल सत्तार ने मुझे गोली मार दी। ये एक पूर्ण वाक्य है और एक डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में, पूर्ण कथन के रूप में ग्रहण हुआ। उसके बाद 6 पॉइंट हम देखते हैं कि जो डीडी है वो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, इशारों में भी हो सकती है। इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला आया क्वीन एम्परर बनाम अब्दुल्ला 1885 का। इसमें एक दुलारी नाम की एक लड़की थी जिसके गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष इशारों में बताया, वो जो मजिस्ट्रेट है उसने इशारों में ही पूछ रहा था वो कि मैं जिस का नाम लूँ उसमें से जो तुम्हारा कातिल है उसका तुम नाम
जो है इशारे में बताना। तो उसने नाम लेता गया मजिस्ट्रेट, और जैसे ही अब्दुल्ला का नाम लिया तो लड़की ने हाथ ऊपर कर दिया, और ये इस प्रकार इशारों में भी जो है डाइंग डिक्लेरेशन को हम मान सकते हैं। इस केस में इशारों के रूप में भी की गई डीडी को माना। उसके बाद जो 6 पॉइंट आता है कि जो डीडी किसे की जा सकती है। डीडी जो है वो डॉक्टर को, पुलिस को, किसी भी व्यक्ति को की जा सकती है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट से की गई जो मृत्युकालीन कथन है उसका महत्व जो है वो सबसे अधिक होता है। रामावती बनाम बिहार राज्य के केस में कहा गया कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो पुलिस द्वारा भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। और अब इसमें आता है कि जो इंग्लिश लॉ है और भारतीय लॉ है उसमें क्या डिफरेंस है डीडी के संबंध में। तो ये भी हम देख लेते हैं कि डीडी के संबंध में भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि में क्या डिफरेंस है। इंग्लिश लॉ में जो डीडी है वो दांडिक मामलों में ही लागू होती है, जबकि भारतीय विधि में सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में डीडी लागू हो जाती है। और इंग्लिश लॉ में हत्या व सैदोष मानववध में ही लागू होती है, और जबकि भारतीय विधि में सभी मामलों में लागू होती है। और इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन करते समय कथनकर्ता का मरणासन अवस्था में होना आवश्यक है और उसको मृत्यु की पूर्व आशंका होनी आवश्यक है, लेकिन भारतीय विधि में ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। और जो इंग्लिश लॉ है उसमें ये धारणा की जाती है कि मरने वाले व्यक्ति जो है वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन भारतीय विधि में ऐसी कोई उपधारणा नहीं है। अब हम देखते हैं कि यदि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो पुलिस ने लिखी है और व्यक्ति मरा नहीं है तो उसके कथन का क्या महत्व होगा। तो उसके जो ये कथन है वो सीआरपीसी के सेक्शन 161 में बयान माने जाएंगे, और यदि मजिस्ट्रेट ने डीडी लिखी है और व्यक्ति मरा नहीं तो वो सेक्शन 164 सीआरपीसी के बयान माने जाएंगे। अब ये आता है कि क्या एफआईआर डीडी बन सकती है। तो इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला आया था रामचंद्र रेड्डी बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूशन 1976, और एक मनु राजा बनाम एमपी का केस आया था। इन दोनों केसेस में कहा गया था कि यदि आहत व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी द्वारा जो ये एफआईआर दायर की गई है वो डीडी मानी जाएगी। उसके पश्चात हम देखते हैं कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसका साक्ष्यिक महत्व क्या है। जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है और बिना संपुष्टि के भी दोष सिद्धि हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता है और डीडी की संपुष्टि होना जरूरी है अन्य साक्ष्यों से। और मजिस्ट्रेट द्वारा जो डाइंग डिक्लेरेशन लिखी जाती है उसका महत्व जो है अन्य मौखिक साक्ष्यों से अधिक होता है, और कथन का महत्व जो है वो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन करने वाला व्यक्ति है उसकी शारीरिक व मानसिक स्थिति कैसी है और उसके कथनों में कोई विरोधाभास तो नहीं है। और ये भी देखा जाएगा कि उसने जो कथन किया है और वो जो घटना हुई है उसके मध्य में अंतराल कितना रहा, कहीं वो उसके द्वारा या उसे किसी के द्वारा कोई कथन पढ़ाया या सिखाया तो नहीं गया, और उसके द्वारा जो कोई कथन किया गया है और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उनमें अगर विरोधाभास है तो ये भी देखा जाएगा। इस प्रकार इन चीज़ों को देखने के पश्चात ही डाइंग डिक्लेरेशन को जो है वो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में माना जाएगा और बिना संपुष्टि के भी हम व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण केस आया है 2003 में पी.वी. राधाकृष्ण बनाम कर्नाटक राज्य। इसमें कहा गया कि डीडी के आधार पर बिना संपुष्टि के भी दोष सिद्धि की जा सकती है। और वी.एस. मूर बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस आया, इसमें भी कहा गया कि अगर डीडी स्वैच्छिक व सत्य है तो बिना संपुष्टि के भी दोष सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अगर डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो संदेह से युक्त है तो संपुष्टि अन्य साक्ष्यों से होनी जरूरी है। इस प्रकार हमने जाना कि जो है मृत्युकालीन कथन क्या होता है और किसे किया जा सकता है, इसकी क्या महत्वपूर्ण जो है शर्तें हैं, तत्व है और इसका क्या साक्ष्यिक महत्व है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।